अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ में हूँ मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ भी मेरी यही होती है कि आप लोग भी जहाँ कहीं हों खुशबाश हों, ठीक ठाक हों। अपना तो ख्याल रख ही रहे हों, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रख लिया करें और साथ ही साथ अपने माहौल का उसको भी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश किया करें। माहौल पर भी हम बात करेंगे अपने सेगमेंट में, लेकिन आज हमने थोड़ी सी वक्त के हवाले से बात करनी है कि जनाब वक्त की जो पाबंदी है वो किसी भी शोबे में कामयाबी का एक अहम गुण होता है। बहुत से लोग हैं जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जाकर भी वक्त की कदर नहीं सीख पाते हैं और इसीलिए जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो नाकाम रहते हैं। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कामयाब और नाकाम शख्स की ज़िंदगी में अगर कोई फ़र्क है तो वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट का ही फ़र्क होता है। क्योंकि एक कामयाब शख्स हर काम को उसके जो मुकर्रर वक्त है ना उस पर करता है, जबकि जो नाकाम होगा ना उसके लिए ऐसा करना अमली ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा बहुत से लोगों के पास काम ना करने या कहीं पर देर से पहुंचने पर सौ एक्सक्यूज़ेस होते हैं, मगर हकीकत क्या होती है कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का हुनर नहीं आ रहा होता। हम ऑफिसेज देर से पहुंचते हैं या हम लोग कह देते हैं कि जनाब हमारी नींद पूरी नहीं होती है, और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमारे पास वक्त की कमी है, हमारे पास वक्त ही नहीं है या हम बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ में मसरूफ़ हैं, बिज़ी है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि हम अपने वक्त को बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जो टाइम मैनेजमेंट की बात की है ना ये उसी में आती है, और जिसकी वजह से हमारी नींद, हमारे उठने जागने का टाइम, हमारी जो पूरी रूटीन होती है ना वो डिस्टर्ब रहती है। तो अगर थोड़ा सा अल्लाह की कुदरत के हवाले से देख लिया जाए और गौर करें ना तो अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज अलहदा और मुतय्यन वक्त पर पढ़ने के कॉन्सेप्ट से क्या दर्स देना चाहता है कि 5 नमाज़ें दिन के किसी भी वक्त एक साथ पढ़ने का हुक्म भी तो दिया जा सकता था, लेकिन इस्लाम में अल्लाह वक्त की कदर व मंजिलत ही समझाना चाहता था हमें। अब सवाल ये है कि हम किस तरह अपने टाइम को, अपने वक्त की कदर करना सीख सकते हैं या टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। कैसे अपना हर काम हम मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनाइज्ड वे में करें। सबसे पहला काम जो हमें करना होगा वो है कि अपनी तरजीहात तय करनी है, अपनी प्रायोरिटीज़ तय करनी है और अपने तमाम कामों की एक चेकलिस्ट बनानी है आप लोगों ने। मगर इतना काफ़ी नहीं है, इसे अमली जामा पहनाने के लिए एक तो सेल्फ़ कमिटमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरा फर्म एटीट्यूड की भी ज़रूरत है कि आप उसको मुसलसल करते रहे। ये नहीं है कि एक दिन आपने किया, 2 दिन किया और उसके बाद फिर से आप वैसा ही करना शुरू जैसे आपकी पहली आदत थी, वरना इसके बगैर आपको सब अधूरा ही लगेगा। और जो ये सीख गया है ना, समझे कि उसने वक्त बचाने और अपने हर काम वक्त से पहले करने का जो कामयाब हुनर है ना, कामयाब सीख है, वो उसने सीख ली है। और जहाँ हम वक्त की बेकदरी और ख़राब मैनेजमेंट से बामुश्किल 2-4 काम कर पाते हैं, वही आप अगर सही मैनेजमेंट कर सकें ना वक्त की, तो दिन में आप और 10-100 काम कर सकेंगे। हाँ, ये बात भी हमारे जहन में आती भी है और रखें भी ज़रूर कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के खोने का इतना गम नहीं होता जितना वक्त के खोने का गम होता है, क्योंकि हर चीज़ वापस आ सकती है, पर जो गुज़रा हुआ वक्त है ना वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो चीज़ों की तरजीहात का तयन करके ना उनको तरतीब में रखना सीखे, हर काम को उसके मुकर्ररा वक्त पर करना अपनी आदत बनाएं और तभी जो कामयाबी है वो आपके कदम चूमेगी। जब आप वक्त की कदर नहीं करते हैं ना तो फिर वक्त भी आपकी कदर नहीं करता, वो भी गुजर जाता है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में कि आपने कौन सा काम जो है वो किस मुकर्ररा वक्त के ऊपर करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि जनाब अगर सुबह का वक्त है वो कामकाज के लिए अल्लाह पाक ने रखा है तो हम सुबह के वक्त सोते रहें और रात के वक्त जो है वो कामकाज करें, तो आपका जो जिस्मानी क्लॉक है, जो आपके अंदर जो सारे हार्मोन्स हैं, जो चीज़ें होती हैं जो काम कर रही होती हैं, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो सिर्फ ना कि सिर्फ आपकी जिस्मानी आपको सेहत के नुकसानात होते हैं, बल्कि बाकी जो इन्वायरमेंटलिस्ट जो चीज़ें हैं, बाकी माशरे के हवाले से भी चीज़ें जो है नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। तो इसलिए
टाइम का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। अगर टाइम की घड़ी टिक 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 करते करते गुजरती जा रही है ना, तो इसका भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि वो वापस नहीं आनी है। बाकी चीज़ें वापस आ जाएंगी, बाकी हर चीज़ आ जाएगी, टाइम नहीं आएगी, तो टाइम नहीं आएगा, तो इसलिए उसको उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज करें, टाइम को मैनेज करने की कोशिश करें। जिस तरह जैसे नमाज के हवाले से मैंने कहा है कि नमाज हमें वक्त की पाबंदी सिखाता है कि हमने जब भी अज़ान होनी है तो हमने दौड़ते हुए जाना है नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह के हुजूर सजदा करना है, अल्लाह पाक के साथ गुफ्तगू करनी है। तो यही टाइम मैनेजमेंट होता है। तो अगर आप उसी 5 नमाज़ों के स्केड्यूल को ही देख लें और उसी के मुताबिक अपने बाकी काम भी सर अंजाम देना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन आपका एक दिन गुजरेगा। आप ये करके तो देखें, एक दिन ही करके देखें, फिर देखें कि आपका जो तमाम तर प्रॉब्लम्स हैं, जो हम लोग कहते हैं कि आज मुझे टाइम ही नहीं मिला ये काम करने का, फ़लाँ दिन भी गुजर गया, फ़लाँ दिन भी गुजर गया, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। टाइम होता है, हम उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ नहीं करते हैं, उसको अच्छे तरीके से हम लोग अपना जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है जनाब, वरना आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे और कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो ख़ुद को बेहतर करने के हवाले से ये एक अहम गुण है जो आपने सीखना है। हर साल कहा जाता है कि दुनिया भर में 70 लाख लोग फ़ज़ाई आलूदगी का शिकार होते हैं और WHO ने इदाद-ओ-शुमार जारी किया है कि फ़ज़ाई आलूदगी हर साल दुनिया भर में 70 लाख से ज़ायद क़ब्ल अज़ वक्त अमवात की ज़िम्मेदार है, जो पल्मोनरी, दिल की बीमारियों, फेफड़ों के कैंसर और सांस के इन्फेक्शन का भी सबब बनती है। और दुनिया की तकरीबन तमाम आबादी का जो 99% है इसी हवा में सांस लेती है, जो WHO की तजवीज़ करदा सतह से बहुत ज़्यादा आलूदा है। और आज के दौर में पाकिस्तान को जहाँ बहुत से मसाइल और ख़तरात लाहक है, वहीं माहौलियाती प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ रहा है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है हमारी माहौलियाती ख़राबियों के हवाले से। तो आज हम इसके ऊपर ख़ास तौर पर बात करने वाले हैं कि हम किस तरह अपने माहौल को बेहतर कर सकते हैं, जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, हमारी जो फ़ज़ाई आलूदगी है, उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने इतनी प्लांटेशन की है, उसके बाद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा नीचे ही नहीं आ रहा, ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। आगे क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में आपको पता है स्मॉग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आज उस पर बात करेंगे। दूसरा ये कि फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन से हाई रिस्क फैक्टर्स हैं इसकी वजह से जिसका हम शिकार हो सकते हैं। तो इन पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर इमरानुल हसन है, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है दुरे शहवार हैं, जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। दुरे शहवार आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप इसे स्टार्ट करूँगी कि फ़ज़ाई आलूदगी, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ख़ासतौर पर हमारे इस शहर में जिसको बागों का शहर कहा जाता था, अब तो मुझे नहीं लगता कि बागों का शहर रहा भी है, कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। मुझे बताइएगा कि इस फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से सांस की प्रॉब्लम्स, फेफड़ों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि तदारुक किया जा सकता है इसका? जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस वक्त अगरचे बहुत ज़्यादा फोकस और चीज़ों पे है जी, कि स्मोकिंग और इस तरह की चीज़ें, लेकिन एक जो साइलेंट किलर हमारे मुआशरे में मौजूद है और उससे हम सब मुतासर होते हैं, अमीर गरीब, बच्चा बड़ा, और उस पर फोकस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मैं आपकी तवज्जो एक स्टडी पे दिलाना चाहूँगा। अभी यूनाइटेड किंगडम में अगस्त में ही रिपोर्ट हुई है, उसमें उन्होंने तकरीबन 2.5 लाख के करीब लोगों को 12 साल ट्रैक किया। अच्छा। और उसमें उनके जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के जो असरात थे उनको स्टडी किया, और अब 2.5 लाख में से तकरीबन 13,500 के करीब लोग ऐसे थे जिनको एस्थमा यानी कि दमा, COPD या लंग कैंसर डेवलप हो गया। और इससे भी जो शॉकिंग उसमें जो था वो कि इन लोगों को जिनको ये डेवलप हुई डिज़ीज़ 12 साल के अरसे में, उनमें से 14% लोगों की अमवात हो गई एक्चुअली। और ऐसे लोग जिनमें एक से ज़्यादा फेफड़ों की बीमारियां पैदा हुई, उनमें एक्चुअली 1 in 3 मतलब 31% लोगों की अमवात हो गई उस 12 साल के अरसे में। तो इसको बड़े सीरियसली लेना चाहिए। ये एक सिर्फ देखने की हद तक, या कि जी हमारा माहौल अच्छा नहीं लग रहा, खुशगवार नहीं लग रहा, लेकिन इसके बड़े सीरियस हेल्थ कंसर्न्स हैं। फेफड़ों की जहाँ तक बात करें या नाक से शुरू हो जाएं, तो एलर्जीज़ हैं, इरिटेशन है, उसकी वजह से
کنجیشن، زکام کی کیفیت، کھانسی اور آج کل بھی یہی ہے، ہر کوئی سنیزنگ کا شکار ہے، گلا جس طرح میرا بھی خراب رہتا ہے اس کا، دین بہت سے لوگ کھانسی کی پرابلم ہو جاتی ہے انہیں، خاص طور پہ یہ جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے ویدر کی، اس وجہ سے یہ فضائی آلودگی کی وجہ سے دونوں چیزیں آ جاتی ہیں اس ٹائم پہ جب خزاں اور پھر سردیوں کا موسم آ رہا ہوتا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ جو وائرسز جو ہمارے پھیپھڑوں کو، تنفس کے نظام کو متاثر کرتے ہیں، ان کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ان کی انفیکٹیوٹی یعنی کہ ان کی صلاحیت انفیکشن کاز کرنے کی وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور بیک گراؤنڈ میں جو ہماری پولوشن ہے وہ تو چل ہی رہی ہے. اب ٹیمپریچر تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ جو پولوشن ہے وہ ڈینس ہو جاتی ہے، اور اسی لیے ویزیبلٹی وغیرہ جو ہے دیکھنا، آپ جب رات کو خاص طور پہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ آپ کو اتنی دور زیادہ نظر نہیں آتا، تو پولوشن آپ کو زیادہ ویزیبل ہو جاتی ہے، جو اس کے اندر جو ذرات ہیں، پارٹیکولیٹ جو پولوشن ہے. جی ایگزیکٹلی، آپ جب رات کو باہر نکلیں گے تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گی کہ جناب یہ جو فضائی آلودگی ہے کتنی زیادہ اس کی ڈینسٹی بڑھتی جا رہی ہے. اچھا دروش شہوار، کیونکہ پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ آپ کے ساتھ ٹاپکس پر، خاص طور پہ اس ٹاپک پہ بات کی ہوئی ہے. پلانٹیشن ہمارے یہاں پر ہو رہی ہے، اچھی خاصی ہوئی بھی ہے، میواکی جنگلات بھی لگائے گئے ہیں، ویسے بھی لگائے جاتے ہیں درخت، کیوں نہیں کم ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو شہر ہے، خاص طور پر لاہور شہر ہے، یہ سر فہرست آتا ہے، ٹاپ لسٹ میں آتا ہے، باقی کہیں اور جگہ نہیں آنا، اس میں ہم نے ٹاپ آنا ہے؟ وہ اس لیے آنا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ پلانٹیشن ہو بھی رہی ہے تو اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. اچھا. اینڈ سیکنڈلی، ہر بندہ انڈیویجول لیول پہ پلانٹیشن نہیں کر رہا. وہ پلانٹیشن سے تب ہو رہی ہے جب کوئی بڑے پروجیکٹس ہیں یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کوئی مہم چلا رہے ہیں، وہ صرف تب ہے. وہ ہو تو جاتی ہے بٹ بعد میں جو اس کا خیال رکھنا ہے کچھ سالوں تک، کیونکہ اس پلانٹیشن کو گرو ہونے میں بھی ٹائم لگے گا، تو وہ خیال نہیں رکھا جاتا. اینڈ سیکنڈلی، ہر بندہ اپنے انڈیویجول لیول پہ نہیں کوشش کرتا. میں ہمیشہ ایک چیز کو سپورٹ کرتی ہوں کہ آپ اوور آل اگر نہیں کوئی بڑا کام کر سکتے تو آپ انڈیویجول لیول پہ کریں. فار ایگزامپل، آپ کنٹینر پلانٹیشن شروع کریں، یا آپ کی جو روف ٹاپس ہیں ان کو ایک تو آپ وائڈ کر دیں اور اپنی روف ٹاپ پلانٹیشن شروع کریں. یا اگر آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے تو کچھ ہینگنگ پاٹس ہوتے ہیں جو آپ اپنے گھر میں، جو آپ کا پلاسٹک ویسٹ ہوتا ہے، پلاسٹک بوٹلز ہیں، کوئی پلاسٹک کی بکٹس ہیں، ان میں آپ پودے گرو کر سکتے ہیں. پھر سیکنڈلی، اب موسم چینج ہو رہا ہے، اسموگ کا جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹارٹ ہو جائے گا، تو اس کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آپ انڈور پلانٹیشن اسٹارٹ کریں، جس میں ہمارے پاس بہت سارے پلانٹس ہیں. فار ایگزامپل، اسنیک پلانٹ ہے، منی پلانٹ ہے. اس ٹائپ کے جو پلانٹس ہیں وہ رات کے وقت بھی آکسیجن ریلیز کرتے ہیں، تو وہ فل ٹائم تو نہیں بٹ کچھ حد تک آپ کے لیے بیٹر ہو سکتا ہے. لیکن کیا یہ جو ہمارا کلائمیٹ چینج ہوتا جا رہا ہے، جیسے گرمیاں آتی ہیں تو بہت زیادہ گرمیاں پڑتی ہیں، سردیاں آتی ہیں تو بہت زیادہ سردیاں، تو ایک تو ہمارے کلائمیٹ چینج میں پلاسٹک کا رول کتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کا بے دریغ استعمال کریں، دوسرا کہ کیا یہ بدل سکتا ہے، اس کو چینج کر سکتے ہیں، ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم ابھی سے کوشش شروع کریں. اچھا. کیونکہ پچھلے 30 40 50 سالوں میں ہم نے اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اتنا پولوشن ریٹ ہائی کر دیا ہے کہ اس کو ریڈیوس ہونے میں مزید کئی سال لگیں گے، جو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہماری لائف ٹائم میں وہ پورے ہو سکتے ہیں. تو جو چیز ابھی ہے اسی کو ہی کنزرو کر لیں تاکہ اس سے زیادہ ورس کنڈیشن نہ ہو، اور وہ ہم انڈیویجول لیول پہ ہی کر سکتے ہیں، بٹ کوشش کرنی ہے اس کے لیے. کوشش کرنی چاہیے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے دروش شہوار گورنمنٹ اس حوالے سے اچھے انیشیٹوز لے رہی ہے، اقدامات اٹھا رہی ہے؟ جی، کچھ انیشیٹوز ہیں جو گورنمنٹ لے رہی ہے. فار ایگزامپل، ابھی کراچی میں شروع ہوا ہے ان کا اربن فارسٹ کا جو پروجیکٹ ہے، 2 سال پہلے شروع ہوا ہے، تو وہ بہت اچھا ہے. بٹ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر ایسی چیز کو یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے، تو جو پلانٹس وہاں لگائے ہیں ان کی کافی اچھے سے پروٹیکشن ہو رہی ہے، بٹ ان کو گرو کرنے میں ٹائم لگے گا اور ان کا افیکٹ آنے میں بھی کچھ سال لگیں گے. تو اس لیے اگر ہم ابھی کوشش کریں گے تو اس کا پھل ہمیں آنے والے مزید 5-10 سالوں میں ملے گا. اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو 4.3% جو حصہ ہے وہ جنگلات پر مشتمل ہے، فارسٹ ایریا ہے، کیا یہ انف ہے یا اس سے اور زیادہ ہمیں گرو کرنا چاہیے؟ اس سے اور زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک کنٹری کے لیے بیسٹ ہوتا ہے کہ اس کا 25% لینڈ کور جو ہے وہ پلانٹیشن. 25%؟ ایگزیکٹلی. ہمارے پاس بہت ہی چھوٹو سا ہے، ہمارا بہت زیادہ کم ہے. کہاں 4.3 اینڈ کہاں 25. اگر 25% لینڈ کور ہوگا پلانٹیشن کا، تبھی ہم ایک انوائرمنٹ کو پولوٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں، ورنہ یہ صورتحال اس سے زیادہ ورس ہو سکتی ہے. اللہ، بہت زیادہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک تو انڈیویجولی بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، دوسرا کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کولیبریٹ کر کے بھی ہمارے ان کو سپورٹ کر کے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جتنی بھی کنڈیشنز تھیں ہم نے
बाहर से वो जानिए कि क्या क्या हो सकता है, किस तरह बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, अब ये एलर्जी जो हो जाती है इस मौसम में, तो उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो जो परहेज़ इलाज से बेहतर है उसमें वो लोग जो इससे मुतासर होते हैं और उनके पिछले जो ज़िंदगी गुजरी है उसमें उनको अंदाज़ा होता है कि इस ख़ास मौसम में उनको ये सिम्टम्स आते हैं, तो उनको उसमें अपना जो एक्सपोजर है टू या कह लें कि माहौलियाती जो आलूदगी से उनका जो इंटरेक्शन होता है या उसमें उनको सामना करना पड़ता है उसको कम से कम करें। ओके, मेरा ख्याल में कोविड की एक बहुत अच्छी क्या बात करें फिर, घर से निकलना बंद कर नहीं, मैं वही इसी तरफ आ रहा था कि कोविड की एक बहुत अच्छी बात जो थी एनवायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से और पर्सनल उसमें जो एक्सपोजर के हवाले से वो ये थी कि एक तो ये कि ट्रैफिक बहुत कम हो गई थी और लोगों ने मास्क इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। मास्क आपने शायद देखा होगा कोविड से पहले भी जो चाइनीज़ और हांगकॉन्ग के लोग थे वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अर्बनाइजेशन है, ज़ाहिर है वहाँ पे ट्रैफिक और इस तरह से, तो मेरे ख्याल में वो लोग जिनको पता है कि हमें इस मौसम में इस तरह से मसाइल पैदा होते हैं हमारे लिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। ज़ाहिर है आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अपने आना जाना है, लेकिन उसमें अगर आप उसको एडजस्ट कर लें जी कि अगर आपने ट्रैवल भी करना है तो आप इस टाइम पे ट्रैवल करें अगर मुमकिन हो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा कंजेशन ना हो, पोल्यूशन ना हो। सिमिलरली अगर आपको इस तरह के कंजेस्टेड एरियाज़ में जाना है तो आप मास्क इस्तेमाल करें। तो और अगर आपको किसी ऐसी जगह पे जाना भी है, फ़र्ज़ किया जैसा कोई लोगों के साइट विजिट्स होते हैं इंजीनियर्स के, तो उसमें वो उसको मिनिमाइज़ करने की, कम से कम करने की कोशिश करें जी कि वहाँ पे गए, मिनिमम एक्सपोजर, मास्क लगाया, उसके बाद अपने ऑफिस में बैठ के बाकी की चीज़ें कर लीं अगर मुमकिन हो। हर एक के लिए मुमकिन नहीं होता, हमारे बेशुमार लोग हैं जो रेडी बान है वो सड़कों पे उनकी रोज़ी इसी तरह हमारे जो मजदूर हैं जो काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और हमारे ये जो ख़ास तौर पे आजकल राइडर्स हैं जो डिलीवरी का काम करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो हेलमेट पहने, मास्क पहने, और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी और तरीके से बच सकते हैं। दूसरा कि अगर एलर्जी हो जाती है, जिनको खांसी बहुत ज़्यादा आती है या फ्लू का शिकार हो जाते हैं, गला ख़राब हो जाता है उनका, तो वो फ़ौरन से डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो वो क्या रेमेडीज़ ले सकते हैं, कौन सी ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स या फिर कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं वो? बिल्कुल, इसमें सबसे पहला तो ये है कि इस तरह की वास्ट जो मेजॉरिटी मोर देन 70% प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से नहीं होती। या तो वो इरिटेंट्स हैं और एलर्जेंस हैं एनवायरनमेंट में और वायरल इन्फेक्शन, इन तीनों में से किसी भी चीज़ के लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, तो लोगों को एंटीबायोटिक्स की इस तरह से सरेदस्त ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए अगर उनको कोई दर्द या बुखार है तो पैनाडोल ले सकते हैं, पैरासीटामोल ले सकते हैं। उसके अलावा एंटी एलर्जी टैबलेट्स मिल जाती हैं, बड़े कॉमन बेशुमार ब्रांड्स हैं। इसी तरह अगर किसी को नाक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उसके नाक के स्प्रेज मिल जाते हैं और ये सारे इजीली अवेलेबल हैं, तो इसके लिए उनको इस तरह की चीज़ें चाहिए। उसके अलावा कई लोग हैं जिनको अपनी पुरानी रेमेडीज़, किसी को जो शांदा सूट करता है, किसी को सूप सूट करता है, किसी को कॉफ़ी, वो जो अब उनके अपने अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से वो करें। एंटीबायोटिक अवॉइड करें। हाँ, अगर बुखार काफ़ी दिन से चल रहा है फिर उनको किसी स्पेशलिस्ट को या अपने करीबी डॉक्टर को जाके दिखाने की ज़रूरत है और एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत है, लेकिन खुद से स्ट्रेट वे अभी पहला दिन है और एंटीबायोटिक वो शुरू ना करें। और वैसे भी वायरल इन्फेक्शन में तो एंटीबायोटिक्स लेनी ही नहीं चाहिए। हम ये कह के मर गए हैं लेकिन लोग समझते ही नहीं है डॉक्टर साहब, और उसकी वजह से उनका जो टाइम स्पैम हो उस बीमारी का वो बढ़ जाता है और ये समझ नहीं आती लोगों को। उसके अलावा जो प्रॉब्लम हॉस्पिटल में और जो इंतहाई निगहदाश्त यूनिट्स ICUs, उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे जो जरासीम है वो अब उन तमाम जो कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं उनसे रेजिस्टेंट हो गए। ट्रू। UK में फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट एवर एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी पेनिसिलिन, अभी भी उनके निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन के लिए फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक वही है, और हम तो उससे आगे दूसरी और तीसरे वो कह लें कि दर्जे पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो कॉमन पेनिसिलिन बेस्ड एंटीबायोटिक्स हैं वो तो काम ही नहीं करती कि वो आप लोगों ने इतनी एंटी बैक्टीरियल वो मेडिसिन खा ली होती हैं, एंटीबायोटिक खा रही होती हैं कि बाकी फिर आपको कोई जो है ना वो फ़ायदा ही नहीं पहुँचाती। अच्छा दुरुशवार, लास्ट पे आपसे जानना चाहूँगी बिकॉज़ पाकिस्तान हमारी हिट लिस्ट पे है फ़ज़ाई आलूदगी के, बाकी भी ममालिक हैं लेकिन उसमें सर-ए-फ़हरिस्त पाकिस्तान ही आता है, जिस तरह लाहौर आता है सर-ए-फ़हरिस्त बाकी शहरों में, तो फिर क्या इनिशिएटिव लें? एक तो ये कि प्लांटेशन करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, अपने तौर पर भी हमें इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, लेकिन इसके अलावा क्या हम कर सकते हैं, इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, मतलब जो बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर हो? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे अगर आप बात करें तो यही सारी चीज़ें हैं, बट हमें अपने बच्चों को
چھوٹے لیول پہ ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ انوائرمنٹ کی امپورٹنس کیا ہے، تاکہ وہ جب بچے بڑے ہوں تو ان کے اندر اس چیز کی انفارمیشن اور اس چیز کی نالج ضرورت سے زیادہ ہو اور وہ اس چیز کو واقعی ہی کوپ اپ کریں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ویسٹ کے اندر ایک بہت اچھی چیز ہے جو وہ فالو کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہر چیز پر انوائرمنٹل فرینڈلی ٹیگنگ کی ہے، جس کو وہ بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. اور وہاں پہ جو بچے ایون بڑے بھی جو ہیں وہ اس وقت تک ان کی پروڈکٹس بائی نہیں کرتے جب تک وہ انوائرمنٹل فرینڈلی نہ ہوں. اس کے علاوہ کچھ پروگرامز ہیں جیسے یہاں پہ اربن فارسٹ ہے، اسی لیول پہ ہماری گورنمنٹ اور بھی ایک دو پروگرامز ہیں جن کے انیشیٹو لے رہی ہے، بٹ اس کو جیسا کہ میں نے کہا اس کو ٹائم لگے گا. تو انڈیویجول لیول پہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ اپنے طور پہ جب آپ کوشش کریں گے تو وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، تو وہ چیز چھوٹی چھوٹی ہے، انشاءاللہ ایک دن بڑا سولوشن نکلے گا. ہمیں یہ سوچ لیں آپ کے جناب، اگر آپ آج اچھے کام کر کے جائیں گے ماحول کے حوالے سے، آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اچھے ماحول کے اندر سانس لیں گی. تو یہ اگر آپ مائنڈ میں رکھیں گے نا تو آپ میرے خیال سے اچھے انیشیٹوز بھی لینا شروع ہو جائیں گے کہ ماحول کو ہم نے کس طرح صاف ستھرا رکھنا ہے اور پولیوٹڈ فری رکھنا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران الحسن موجود ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے، اور درہ شہوار بھی ہمارے ساتھ موجود تھی. درہ شہوار آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے. پولیوشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں اس کی وجہ سے، اور دوسرا آپ کس طرح اپنی فضا کو بہتر رکھ سکتے ہیں، اس پر بات کی ہم نے. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، اور اس میں رہنے والی کوئی بھی خاتون یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ اس کو کبھی عوامی مقامات پر ہراسمنٹ یا پھر خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے. اور یہ خوف ہر قدم پر ہمارے سر پر منڈلاتا رہتا ہے، وہ چاہے بازار میں ہم جا رہے ہوں، دکانوں پر جا رہے ہوں، راستے میں ہوں، دفتر میں ہوں، یا پھر کہیں پر بھی ہوں. اب تو جناب ہم اپنے گھروں میں بھی سیف نہیں ہیں. اس طرح کے جو معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں کہ دل ہل جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں خواتین کو روزانہ کی بنیاد پر ہراساں کیا جانا ایک معمول بنتا جا رہا ہے. کبھی کوئی لفظ، کبھی صرف نظر، اور کبھی کسی دوسرے کی کوئی بیہودہ حرکت. یہ وہ مسائل ہیں جس کا ہمارے معاشرے کی عورت کو ہر روز سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ کوئی اس کو جرم بھی نہیں سمجھتا ہے، اور اگر کوئی جرم سمجھے بھی تو جرم کرنے والے کو سزا ہی نہیں ملتی ہے. اور پاکستان کی بیشتر خواتین ایسی ہیں کہ جو عوامی مقامات پر اس قسم کی ہراسانی کا سامنا کر چکی ہیں اور آج بھی کر رہی ہیں. اور پاکستان میں رہنے والی تقریباً ہر دوسری خاتون آپ کو ایسے کئی واقعات گنوا سکتی ہے، بتا سکتی ہے کہ جب اسے کسی نہ کسی نوعیت کی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب جنسی ہراسانی کے واقعات نہ ہوتے ہوں. عصمت دری، بلیک میلنگ، گالم گلوچ، بد زبانی، ہراسانی ملک میں روز کا معمول بنتا جا رہا ہے. نہ صرف خواتین بلکہ میں تو کہوں گی کہ جناب جو خواجہ سرا ہیں وہ بھی نجی اور سرکاری اداروں اور عام جگہوں پہ، مطلب پبلک جو پلیسز ہیں وہاں پر انہیں بھی ہراساں کیا جاتا ہے. تو ہراسانی کے قوانین کی موجودگی کے باوجود ان واقعات کی صورتحال بدتر سے بدترین ہوتی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف جو مقدمات درج ہوتے ہیں ان میں سزا دینے کی شرح انتہائی مایوس کن ہے. تو آج ہم اس پر بات کریں گے، کیونکہ کل ہی کے دن 2 واقعات ایسے ہمارے سامنے آئے ہیں. ویسے تو بیشتر کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، ان پہ آواز بھی اٹھائی جاتی ہے، لیکن اینڈ پہ اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلتا. ایک سب سے پہلے جو واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، جو بہت ہی کہہ دیں کہ اس کے لیے جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کہ پنجاب یونیورسٹی جہاں پر بچیاں جا رہی تھی گھر جانے کے لیے، وہ وہاں سے نکلی ہیں اور پارکنگ کے اندر یہ آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بائک پر کھڑا ایک لڑکا جو غلط حرکتیں وہاں پر کر رہا تھا، نازیبا حرکات وہاں پر کر رہا تھا. اور پھر ان لڑکیوں نے وہاں پر یہ فوٹیجز بنائی، یہ ویڈیو بنائی اور اس کو سوشل میڈیا پر جو ہے نا اپلوڈ. ایون دو کہ صرف شناخت چھپانے کے لیے، اپنا فیس چھپانے کے لیے اس بندے نے ہیلمٹ پہنا رکھا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ پائے، لیکن جناب اس کی آپ دیکھ لیں کہ نازیبا حرکات وہ اس وقت کر رہا ہے. ایک یہ کل جناب کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی اب یہ ساری
चीज़ें पहुंच गई हैं, इस हवाले से ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन बनती जा रही है। और गवर्नमेंट से मैं तो ये कहूँगी कि जनाब इस हवाले से इक़दामात उठाने की बेहद ज़रूरत है। पहले सरेआम ये कराची के जो है शाहराहों पर होता हुआ हमें नज़र आया है, सड़कों पर होता हुआ नज़र आया, अब ये लाहौर में भी हो रहा है, इवन दो कि तालीमी इदारे के अंदर हो रहा है, उसके पार्किंग के अंदर हो रहा है। दूसरा, लाहौर के जो इलाके हैं शादरा, वहाँ पर बहू के ऊपर बहिमाना तशद्दुद किया गया है, और वो भी सुसर की तरफ से। कहा जाता है कि उसको सोटियों के साथ मारा गया, पंजाबी में कहते हैं सोटियाँ मारी हैं, उसको सोटियों के साथ मारा गया है कि तुमने खाना क्यों नहीं दिया मुझे, और वो भी उसके बच्चों के सामने। और ये भी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही थी। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि ख़वातीन कहाँ पर महफूज हैं, ये मुआशरा ख़वातीन के हवाले से कोई काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम भी तो 52% पाकिस्तानी अवाम जो है ना उसमें ख़वातीन का किरदार है, तो क्या करें इसके बारे में। हमारे कवानीन हमें क्या है जो है ना मुहाफ़िज़ जो हमारी जो एक कहने के उसके अंदर हमें लेकर आते हैं कि हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, या हम किस तरह के कवानीन हमें मज़ीद बनाने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर ख़वातीन की सिक्योरिटी के हवाले से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद तलहा मुश्ताक है, माहिर कानून है। तलहा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू मुनीबा फॉर इनवाइटिंग। तलहा, सबसे पहले तो जिस तरह ये कल का ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी का हमारे सामने वाक़या आया है कि पहले खुलेआम कराची की शाहराहों पर ये चीज़ें हमें देखने को मिली, मुख्तलिफ वीडियोज़ हमें देखने को मिलती थी, अब ये एक तालीमी इदारे के अंदर जो नाउन हमारी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके अंदर उसके पार्किंग स्टैंड के अंदर हो रहा है। खुलेआम हिरासा किया जाता है, औरतों को, लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को किया जाता है। हमारे कानून क्या कहता है हमारा इस पे? जी मुनीबा, सबसे पहले तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट है, और ये बढ़ते जा रहे हैं ऐसे इवेंट्स ओवर द टाइम जैसे जैसे हम देख रहे हैं। और इसमें सबसे पहली बुनियादी वजह ये सोच हमारे मुआशरे की अक्कासी करती है कि ओवर द टाइम हमारा मुआशरा बदतर से बदतरीन होता जा रहा है, जहाँ तक औरतों की प्रोटेक्शन और हरासमेंट के हवाले से बात होती है। एज़ फार एज अगर हम लॉज की बात करें, क्या कवानीन मौजूद हैं, तो बिल्कुल कवानीन मौजूद हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, क्या उन कवानीन पर अमल होता है? तो वो माजरत के साथ हम देखते हैं कि बहुत बार पहले तो कुछ लड़कियां खुद घबराती हैं आगे आने के लिए, क्योंकि उन्हें उनकी घर से ही इजाज़त नहीं मिलती। मतलब उन्हें नहीं बता सकती ना कि हम बाहर जाते हैं कि किस तरह हमें हरासा किया जाता है। घर वाले उल्टा उन्हें कह देते हैं कि ठीक है बेटा, आप ना जाएं, आप पढ़ने भी ना जाएं, आप बाहर ही ना निकलें। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें अगर हम पाकिस्तान पीनल कोड को देखें तो सेक्शन 509 बड़ा कैटेगोरिकली कहता है कि अगर किसी औरत को हरासा किया जाता है या उसकी मॉडेस्टी को टार्निश करने की कोशिश की जाती है, तो 3 साल की सज़ा उस बंदे को मिलनी चाहिए। अब जो इंसिडेंट हमने कराची में देखा, या पंजाब यूनिवर्सिटी एक तालीमी इदारे के अंदर हमने ये इंसिडेंट होते हुए देखा, तो अभी तक दोनों लोगों की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी। अब आप देखें कि अगर कुछ दीगर केसेस में जब गवर्नमेंट ने लोगों को तलाश करना होता है तो वो तो इजीली कर लेते हैं, वो तो कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। बिल्कुल। तो अगर करना चाहे तो क्या हमारे गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं या नहीं? तो बिल्कुल हैं। हमारे सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है, जगह जगह पे कैमरेज हैं, और अगर इनको पकड़ना गवर्नमेंट को हो तो आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम ये है कि इसको शायद हमारे मुआशरे में इतना बड़ा मसला समझती ही नहीं है हमारी रियासत। यही सोच है ना हमारी, तो यहीं से शुरू होता है कि हम अगर इसको एक मसला समझ लें कि जनाब ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है, हमारा जो इंटरनेशनली हमारा जो जा रहा है ना, पोर्ट्रे कर रहे हैं हम लोग, अपना रिफ्लेक्शन जो दे रहे हैं वो अच्छा नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए इस हवाले से हमें इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी की बात हो रही है तो इस पर मज़ीद क्या डेवलपमेंट हमारे सामने है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है, उन्होंने कोई इसके ऊपर एक्शन लिया है? कोई सीसीटीवी में उस बंदे की शनाख्त हो पाई है, नहीं हो पाई है? क्योंकि ये ब्रेकिंग जो है थी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख जैन ने ब्रेक की थी, तो उनसे ही मज़ीद इस हवाले से बात कर लेते हैं कि अपडेट्स क्या है। जैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। जैन, बताइएगा इस स्टोरी के हवाले से, बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि पहले ये सारा कुछ हम देख रहे थे कि शाहराहों पे हो रहा था, कराची की शाहराहों पे हो रहा था, अब ये पंजाब में भी होना शुरू हो गया है, और एक तालीमी इदारे में जो बड़ा रिनाउंड तालीमी इदारा है उसकी पार्किंग में ये सब कुछ हो रहा है, नाज़िबा हरकत की जा रही हैं।
बिल्कुल शुक्रिया मुनीबा आसिफ। सबसे पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि ये दर्सगाहें जहाँ पे तालबात को ये तालीम दी जाती है और उनको मुआशरे में रहने के जो तरीक़ाकार हैं वो सिखाए जाते हैं, वहाँ पे ये इस तरह की जो हरकत व सकनात हैं वो हो रही हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में इससे कबल भी इस तरह के जो वाक़यात हैं वो रूनुमा हो चुके हैं और अब ये मजीद एक और वीडियो सामने आई है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और सिक्योरिटी पर भी सवालिया निशान है कि जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं वो किस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाते हैं। और ये मेन लाइब्रेरी है जिसकी पार्किंग में एक मोटरसाइकिल सवार है जो कि सरेआम तालबा को हरासा कर रहा है। और मैं मुनीबा आपको नाम जाहिर ना करने की शर्त पे ये बता रहा हूँ कि ये मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझे वीडियो सेंड की और उनके जो रिलेटिव हैं जो वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ती हैं, ये उन्होंने वीडियो बनाई है और वो उन खवातीन ने और उन तालबात ने बताया कि ये बड़ी हिम्मत पैदा करके हमने जो इस नौजवान की वीडियो है वो बनाई है। और ये वीडियो में तो अगर देखें तो ये 10 से 15 सेकंड की वीडियो है, लेकिन जो वहाँ पर मौजूद तलबा और तालबात थी वो बता रही थी कि ये लड़का कोई 1 से 1.5 घंटा वहाँ पर मेन लाइब्रेरी की पार्किंग में मौजूद रहा और वहाँ पर कोई गार्ड नहीं था जो इसको देख पाता, कोई वहाँ पर नहीं था सिक्योरिटी वाला। देखें जी मुनीबा, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया कहाँ पे है, वो सिक्योरिटी कहाँ पे है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जामिया है और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि बैरून मुल्क से भी जो तलबा और तालिबात हैं वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन वो सिक्योरिटी कहाँ पे है। और इस तरह के वाकयात नंबर ऑफ टाइम्स पेश आ चुके हैं। इससे कबल कोई 2 महीने कबल यूनिवर्सिटी की एक यूनियन है उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे इस पे एहतजाजी मुजाहरा किया गया, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया है कि उनके सर पे जूं तक नहीं रेंग रही, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। उनको इस चीज का एहसास ही नहीं है कि जो बच्चे बच्चियां यहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए आए हैं, इल्म की दौलत से मुनव्वर होने के लिए आए हैं, उनको किस तरह की जो एजुकेशन है वो यहाँ पे दी जा रही है। और अभी तक की जो इतलात हैं, मैंने सुबह भी इसका जो फॉलो अप है वो चेक किया, अभी तक की इतलात के मुताबिक आप बिलीव करें जो सारे सुनने वाले ना वो भी सुन के इस चीज को शर्मिंदा होंगे कि पूरे लाहौर सेफ सिटी से हमने कवर किया हुआ लेकिन अभी तक इस लड़के की शिनाख्त नहीं हो सकी, पकड़ना तो बड़ी दूर की बात है। तो इसके ऊपर होश के नाखून लेने की जरूरत है। और जो वहाँ पर तलबा और तालबात हैं, जब उनसे कल मेरी बात हुई, बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, ना कि सिर्फ ये पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के ऊपर एक सवालिया निशान है, उसकी सिक्योरिटी पे एक सवालिया निशान है, हमारे जो हुकूमती इदारे हैं उनके ऊपर एक सवालिया निशान है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे साथ शेख ज़ैनुल आबदीन मौजूद थे। ज़ैन, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने उसके ऊपर हमें फॉलो अप दिया और तमाम तर डिटेल्स हमारे साथ शेयर की हैं। आपने भी सुना तलहा कि ऑब्वियसली इंतज़ामिया के ऊपर भी मेन यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी है उसके सामने वो बंदा 1 से 1.5 घंटे ये जो हरकत हैं वो करता रहा है और कोई सिक्योरिटी नहीं, वहाँ पे कोई इंतज़ामिया का बंदा नहीं। बहुत बड़ा सवालिया निशान है इंतज़ामिया के ऊपर। कैसे एक तालीमी इदारे में एक अननोन पर्सन आता है और ऐसी हरकत करके ना उसको कोई पकड़ा जाता है ना कोई इंक्वायरी शुरू होती है जब तक ये वीडियो मंजर आम पर नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी तक इसके ऊपर कोई भी उन्होंने जो है ना वो अपडेट नहीं दी है। अच्छा, दूसरा कौन कौन से ऐसे फॉरम्स हैं जैसे हम बात करें कि ख़वातीन घर वालों को भी नहीं बता सकती हैं, हेजिटेट करती हैं। दूसरा ये कि घर वाले भी उस चीज़ को डिनाइल फेस में कर देते हैं कि चले ठीक है बच्चे आप बाहर ही ना जाएं अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ख़वातीन खुद कौन कौन से फॉरम से रुजू कर सकती हैं अगर इस तरह की चीज़ें हरासमेंट होती हैं, कोई भी चीज़ होती है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है? तो देखें इसमें 2 चीज़ें, एक तो वर्क प्लेस के ऊपर अगर औरतों के साथ ऐसा कुछ हो तो उसके लिए एक स्पेशल लॉ पाकिस्तान ने एनेक्ट किया है जिसमें वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट हमने बनाया है। अच्छा, और उसके तहत अगर किसी के साथ वर्क प्लेस के ऊपर कोई हरासमेंट उसे हरासा किया जाता है तो वो विद इन दैट वेरी ऑर्गेनाइजेशन शी कैन फाइल अ कंप्लेंट और फिर उसकी हियरिंग्स हैं और फिर फेडरल जो वफाकी मोतसब जिससे हम कहते हैं फेडरल एम्बेड्समैन, वहाँ पर आपकी पिटिशंस जा सकती हैं फॉर वर्क प्लेस हरासमेंट। उसके साथ साथ FIA अगर आपको कोई साइबर क्राइम आप फेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब एक ऐसा क्राइम है जो बहुत बार बहुत सी औरतों के साथ होता है लेकिन उन्हें इस चीज़ की आगाही नहीं है कि अगर आपको एक शख्स बार बार फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, आपने 1 बार डिलीट की, 2 बार डिलीट की, तीसरी बार अगर आपको वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो वो भी
काबिल जुर्म है जी बिल्कुल, वो साइबर स्टॉकिंग में आता है सेक्शन 24 ऑफ पीका। ओके, तो FIA में कंप्लेंट की जा सकती है। जहाँ तक कि सेक्शन 509 की मैंने आपको बात की PPC की, तो वो जो आपकी नॉर्मल पुलिस है, पुलिस स्टेशन में जाके आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है बहुत सी जगहों पे खवातीन खुद उन पुलिस स्टेशंस में या FIA के हेडक्वार्टर्स में स्टेशंस में नहीं जाना चाहती, तो उसमें फिर आगे कानून इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने वकील के थ्रू अपने केस को प्रोसिक्यूशन उसकी शुरू करवाएं। तो डेफिनेटली एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि एक लॉयर हो, अगर आप उसको अपना वकालतनामा साइन करके और ये इजाज़त देते हैं कि वो आपकी जगह पे ये प्रोसिक्यूशन में हिस्सा ले, तो आप थ्रू योर रिप्रेजेंटेटिव भी काम करवा सकते हैं, जो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अप्रोप्रिएट तरीका है ख़वातीन के लिए, उन बच्चियों के लिए जो खुद सामने नहीं आ सकते। अच्छा, इसमें कितनी सज़ा हो सकती है मैक्सिमम? देखें जी, जो पीका जिसकी मैंने बात की, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, अगर वहाँ पे आपकी कोई इस तरह की तस्वीर शेयर करता है या आपको ब्लैकमेल करता है तो आपको 7 साल तक सजा हो सकती है। अच्छा, और ये इस तरह जो हरासमेंट की जाती है, जो आपको साइबर स्टॉकिंग जो आपकी है, वो 2 से 3 साल आपकी पनिशमेंट उसकी साइबर क्राइम के अंदर है। और ये जो 509 जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आजकल वाकयात हम देख रहे हैं, उसकी 3 साल मैक्सिमम सजा पाकिस्तान पीनल कोड में है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या ये 3 साल की सजा इनफ है? क्योंकि बढ़ते हुए रोज हम देखते हैं कि नहीं, सजा तो तब होगी ना तलहा कि जब वो बंदा पकड़ा जाएगा। अब जैसे इस बंदे की शनाख्त जब तक नहीं होगी, ये पकड़ा नहीं जाएगा। कराची में कितने वाकयात हुए, वो भी नहीं पकड़े जा रहे, जिसकी वजह से वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं। तो पकड़े तो तब जाएंगे और सजाएं तो तब होंगी जब इनकी आइडेंटिफिकेशन होगी और ये सलाखों के पीछे जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह हमने पहले बात की, देखें ये प्रॉब्लम है गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस का। तो क्या हमारे पास लॉज इनफ मौजूद हैं? इसमें भी एक थोड़ी सी बात यह है कि लॉज 1860 का पाकिस्तान पीनल कोड चलता हुआ आ रहा है। अच्छा। नो डाउट हमने बीच में कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, हमने कुछ चेंजेस लाए हैं, लेकिन 1860 और आज 2023 में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। True. तब के लॉज, तब क्या औरतों की इतनी रिप्रेजेंटेशन थी वर्क प्लेसेस पे? क्या औरतों की इतनी रिप्रेजेंटेशन थी सोसाइटी के सर एतवार में? अगर आज हम देखें तो शायद कुछ अदारों में खवातीन ज्यादा हैं और मर्द कम है। पहले शायद 1 से 2 खवातीन होती थी और बाकी सारे मर्द हज़रात होते थे। तो हमें चाहिए कि हम साथ साथ, अगर आप अपने हमारे नेबरिंग कंट्रीज को देखें, इंडिया को, बांग्लादेश को, उन्होंने 1860 के पीनल कोड से आगे निकल के बहुत से नए कवानीन वो ले आए हैं अपनी ज्यूरिसडिक्शंस के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये सेक्सुअल हरासमेंट की जो 3 साल की सजा है और इसे एक बेलेबल ऑफेंस करार दिया गया, इसको चेंज होना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हाँ जी, आपने एसिड अटैक्स देखे होंगे पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन इन रीसेंट टाइम्स आपने देखा होगा कि उसकी शरह कम हो गई है। हाँ जी। उसमें हमारी गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन की, 2011 में एक्ट आया जो स्पेसिफिकली जिसने टारगेट किया उन लोगों को जो ये एसिड क्राइम्स करते थे, और उसमें इनकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी गई। अच्छा, ओके। जब से वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई और उस पर जब हमारी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट लेकर काम करना शुरू किया, तो ओवर द टाइम हमने सोसाइटी में देखा कि जब उसका डेटरेंस बढ़ गया, एक डर खौफ उस ऑफेंस का ज़्यादा बढ़ गया, तो उस तरफ रुझान या उस तरफ वो ऑफेंस नीचे जाना शुरू कि उसकी जो रेशो है वो कम होना शुरू हो गई है। तो इसी तरह के एक्ट जो है हमें इस हरासमेंट के जो मतलब औरतों के साथ, ख़वातीन के साथ की जाती हैं, लड़कियों के साथ की जाती हैं, इस तरह के केसेस आते हैं, उस हवाले से भी हमें जो अपने एक्ट्स हैं उनमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। लास्ट पे तलहा क्या पैगाम देना चाहेंगे? एज अ मुआशरा हम किस तरह ठीक हो सकते हैं? एक तो हम लोगों का एम्पावरमेंट भी चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन एम्पावर भी हों, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सब चीज़ें हो रही होती हैं, तो दोनों साइडें पैरेलल चल रही हैं, तो किस तरह कोप अप कर सकते हैं इन चीज़ों का? इसमें मेरी बहनें टाइम ये प्रोग्राम देख रही हैं और जो माएँ ये प्रोग्राम देख रही हैं, उनके लिए तो सिर्फ ये पैगाम है कि अगर आपके साथ किसी भी किस्म की ज्यादती होती है तो अपने लिए स्टैंड लें। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे तो अपनी साथियों के लिए, कल को अल्लाह आपको बेटी देता है तो आप उन लोगों का सोच के इस मामले पे बिल्कुल घर में ना बैठें कि हमने कोई एक्शन नहीं लेना। बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनके हम केसेस करते हैं जो बहुत हिम्मत दिखाती हैं और कोर्ट कचहरी में आती हैं और आज भी अपने हक के लिए लड़ रही हैं। तो हमारा उनको यही पैगाम होता है कि आप ये लड़ाई अपने लिए नहीं बाकी तमाम खवातीन के लिए जंग लड़ें। दूसरी तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट पब्लिक में और प्राइवेटली कॉज करते हैं, इनका डेफिनेटली गवर्नमेंट को इस सतह पे भी काम करना चाहिए कि दे आर सफरिंग थ्रू मेंटल प्रॉब्लम्स, तो गवर्नमेंट शुड हैव डन समथिंग अबाउट देयर मेंटल हेल्थ।
मेंटल हेल्थ भी, और पब्लिकली जब हम लोग इनको सजाएं देना शुरू कर देंगे ना, तो मेरे ख्याल से एक वो डेटरेंस जो है वो पैदा होगी, खौफ आएगा इन लोगों में कि हमने इस तरह की हरकतें नहीं करनी है, तभी जाके ये आवाम जो है ये सुधरेगी। तो इन चीज़ों को टैबू ना बनाएं कि अगर हमारे साथ हरासमेंट हो गई है तो हमने किसी को नहीं बताना, बताएं, अपनी आवाज़ उठाएं और उन लोगों को सलाहों के पीछे भिजवाएं ताकि वो दोबारा आप जैसी किसी और लड़की को हरास ना कर पाए। हमारे साथ मोहम्मद तलहा मुश्ताक माहिर कानून मौजूद थे। तलहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं, और आज हमने बात करनी है एक तो पोलियो वायरस के हवाले से, जिसके नरगे में हम पिछले कई दहाइयों से हैं, और जब भी हमें ये लगता है कि जनाब अब हमारा जो पाकिस्तान है वो पोलियो फ्री होने वाला है, तो कोई ना कोई नया केस है हमारे सामने आ जाता है। अब भी जनाब 2 नए केसेस पाकिस्तान के अंदर जो है वो सामने आए हैं KPK में। जनाब ये 2 केसेस है पोलियो के। तो जब भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हम जो है ना पोलियो फ्री होंगे और उन ममालिक में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया जो है ना वो पोलियो फ्री हो चुकी है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अभी भी पोलियो वायरस मौजूद है। तो हमें मज़ीद क्या क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि पोलियो की कैंपेन्स भी की जाती है, पोलियो के कतरे भी पिलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, जिसकी वजह से ये केसेस जो है हमारे सामने आ जाते हैं। एक तो इस पर बात करनी है पोलियो के ऊपर, दूसरा कि जनाब अभी हम कोरोना से जान छुड़वाई ही थी कि एक नया वायरस जो है वो कह लें कि सामने आ चुका है, जिसके हवाले से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है पाकिस्तान में, और निपा वायरस उसे कहा जा रहा है, जिसकी शरह अमवात 74% है। बताया ये जा रहा है कि भारत से फैलने वाला ये ख़तरनाक वायरस है, और पाकिस्तान में भी मुमकिन ख़दशात हैं कि ये फैल जाएगा, और जिसमें चमगादड़ों के दरख्त पर लगे जो फल हैं उनका, अगर वो चमगादड़ वो खाएंगे और वही फल इंसान अगर खाएंगे तो उनसे ये वायरस फैलता है, और उसमें शर्म-बात बहुत ज़्यादा है। और अगर इसका बर वक्त इलाज नहीं किया गया तो 3 से 4 दिन में वो शख्स, वो मरीज़ कोमा में भी जा सकता है। तो ये भी बड़ा ख़तरनाक है। तो ये वायरस है क्या, किस तरह ये फैलता है, और किस तरह इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया अशरफ हैं, जनाब वायरोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे इन दोनों केसेस के हवाले से, पोलियो के हवाले से भी और निपा के हवाले से भी। डॉक्टर फौजिया, आपको वेलकम करती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मुनीबा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर फौजिया, सबसे पहले तो पोलियो पर बात करना चाहूँगी कि पूरी दुनिया जो है वो पोलियो फ्री हो चुकी है, सिर्फ पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है जहाँ पर पोलियो के अभी भी जो है केसेस सामने आते हैं, और अब भी इस साल भी 2 केसेस जो है KPK से सामने आ चुके हैं। तो कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके हवाले से हमें अपने जो है वो इक़दाम तेज़ करने की ज़रूरत है कि पोलियो फ्री हम हो सके? जी थैंक यू मुनीबा, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। जहाँ तक ये पोलियो का ताल्लुक है, ये कहना कि सारी दुनिया में इरेडिकेट हो चुका है और सिर्फ पाकिस्तान में है। हम टू बी वेरी प्रिसाइज मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे एंडेमिक है। मतलब ये कि जिस तरह एक होती है ना एक आलमी वबा होती है और एक होती है लोकल एरिया में, ये 2 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ये एंडेमिक है अभी पोलियो के, जहाँ पर ये वाइल्ड टाइप वायरस अभी तक मौजूद है, जो अभी हमें 2 केसेस मिले हैं। और इसमें आप अगर खबरें देखी हों तो 2022 में बहुत जगहों पर, यानी तरक्की याफ्ता ममालिक जिनमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, जेरूसलम वगैरह, वहाँ पर भी केसेस पाए गए। अब इनमें बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है उस तरह के केसेस में और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के केसेस में। सबसे बड़ा लैग जो है जहाँ पे खला आया वो वैक्सीनेशन, जो पोलियो वैक्सीन कतरे पिलाए जा रहे थे, कैंपेन्स शुरू हुई थी, जो कि 1988 में ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन शुरू की गई थी, लॉन्च की गई थी।
जो कि बहुत इफ़ेक्टिव थी, उससे हमें 2 चीज़ें मिली। जी। एक तो ये कि जो पैरालिसिस जिसको फालिज कहते हैं, हाँ, हाँ। पोलियो अगर जो कि एक बहुत मोहलिक और जानलेवा बीमारी है, अगर ये हो जाए तो उसमें सैकड़ों हज़ारों लोगों को फालिज हो जाता था और कई लोगों में जो थी डेथ हो जाती थी, मौत वाक़ई हो जाती थी। तो इसके लिए उन्होंने फिर ये कैंपेन शुरू की थी और एक उसका गोल ये था कि हम साल 2000 तक पोलियो को दुनिया से ख़त्म कर देंगे। हम्म। उसमें हमारे पाकिस्तान में तो एक ये भी वजह बनी उसके लिए कि कई लोग उनके जहन में था कि शायद कतरे पिलाने से तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, बड़े हो कि शायद वो बच्चों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो जो एक आध केस भी अगर पॉजिटिव हो जाता था तो उसमें ये होता था कि वायरस जो है, देखिए वायरस अब जिस आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि कोविड आया और इन्फ्लुएंजा आया और तरह के जो जी, जी। वायरल डिजीजेस हैं। वायरस जो है, अगर हम हमारी कौम आपके चैनल के तवज्जुह से 2 चीज़ें समझ ले कि वायरस ने का सिर्फ एक मकसद होता है कि उसने फैलना होता है अपना, जैसे मर्जी फैले वो, ठीक है। अब ये कभी वो पोलियो वायरस की शक्ल में होता है, कभी सार्स कोवी-2 की शक्ल में होता है, कभी इन्फ्लुएंजा का, कभी मुख्तलिफ वेव्स आती है ना, मुख्तलिफ हम लोग ये वायरसेस देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा डॉक्टर फौजी मुझे ये बताइए कि जिस तरह आप भी बताई थी कि 2000 में पहले कहा गया कि दुनिया से ये जो है रेडिकेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर बताया गया कि 2022 में जो है ना ये पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 2021 से अब तक 2023 तक 20 केसेस सामने आ चुके हैं और पाकिस्तान में मौजूद है, अफगानिस्तान में मौजूद है। तो दुनिया हमें इस हवाले से किस तरह देखती है? दूसरा ये कि दुनिया ने इसको किस तरह ख़त्म किया है, बाकी ममालिक में से किस तरह रेडिकेट हो गया है, ख़त्म हो गया है, उन्होंने किस तरह की प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए थे, इकदामात उठाए थे, जिसमें अब अभी भी हम लैग कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने मुनीबा। पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे तरक्की याफ्ता ममालिक में जो वैक्सीन मिलती है वो मुख्तलिफ वैक्सीन है उन पोलियो कतरों की निस्बत जो कि हम अपने मुल्क में पिलाते हैं। एक इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो होती है वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। हम जो ओरल पोलियो वैक्सीन की जो कतरे पिलाते हैं वो भी शुरू में जब ये कैंपेन शुरू हुई थी उस वक्त इसमें 3 किस्म की स्ट्रेन्स के अगेंस्ट, जिससे पोलियो जो वायरस है उसकी 3 किस्म की सीरोटाइप्स होती हैं, तीनों के अगेंस्ट वैक्सीन के अंदर मुदाफ़ियती ख़ुसूसियात थी। जब एक स्ट्रेन बिल्कुल ख़त्म हो गई तो फिर उन्होंने बाईवेलेंट जिसके अंदर 2 सीरोटाइप्स के अगेंस्ट मुदाफ़ियत थी वो उस तरह के कतरे बनाने शुरू कर दिए। क्योंकि ये हमारी पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा आबादी है और इतने हमारा जो है मुल्क इस चीज़ के लिए हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं कि हम महंगी किस्म की वैक्सीन वहाँ पे दे सकें। तो ओरल पोलियो वैक्सीन ये कतरे पिलाने शुरू कर दिए गए। अब अगर ये 100% पिला दिए जाते तब भी बहुत अच्छा कंट्रोल हो सकता था। लेकिन जहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा अरसे तक हिफाजती टीके ना लगें किसी आबादी में, वहाँ पर कोई एक केस भी पॉजिटिव हो जाए तो ये वायरस जो है जब ये फैलता है, वायरस आलूदा जो फीसिस होती हैं, जो फुजला होता है, उससे अगर उस बाथरूम यूज़ करने के बाद अगर प्रॉपर्ली हाथ वॉश ना किए जाएं, नाखूनों पे लगा रह जाए या कहीं कंटेमिनेशन हो जाए, ख्याल रखा जाए, हमारी सैनिटेशन सही नहीं होती है, हमारे जो खाने पीने का खासतौर पर जो पानी है उसमें जो है ये सीवरेज का प्रॉब्लम है। सीवरेज का प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली। जहाँ पे फुजला और पीने का पानी मिक्स हो जाता है या फिर अगर लेटरिन से निकलने के बाद प्रॉपर्ली हाथ वॉश नहीं करते और फिर उस तरीके से आपकी आंतों के अंदर ये वायरस चला जाता है तो फिर वो वायरस वहाँ पे रेप्लिकेट करता है और फिर अब दोबारा एक सर्कल शुरू हो जाता है। अब कई लोगों ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन के जो कतरे हैं जब पिलाए जाते हैं, ये
इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है जब आप लेते हैं मुंह आप के निज़ाम में खुराक से जब अंदर जाती है आपकी आंतों में ये जाती है वैक्सीन तो आप वहाँ पे इम्यूनिटी बना देती है अच्छा, एंटीबॉडीज जिस तरह सॉरी टू इंटरप्ट यू डॉक्टर फौजिया, वैक्सीन की आप बात करिए, वैक्सीन के हवाले से बहुत सारी मिथ्स भी हैं हमारे यहाँ पे, बच्चों को नहीं भी लगवाई जाती, पिलाई नहीं जाते, कतरे भी नहीं पिलाई जाते हैं। दूसरा ये है कि लोगों के ना माइंड सेट ये है कि शायद इसको ना उस अप्रोप्रिएट टेम्परेचर में रखा नहीं जाता कि जितना इसका टेम्परेचर होना चाहिए, और ये एक्सपायर हो जाता है और ये भी बच्चों को पिलाया जा रहा होता है। एक तो सवाल ये, और दूसरा ये कि क्या अब ये क्योंकि वायरस आपको पता है कि अपनी साख्त चेंज करता रहता है, तो अब ये उतना हमारी है मौसर हो सकती है जो अब ये वैक्सीन पिलाई जा रही है, कतरे पिलाए जा रहे हैं। दूसरा कि बच्चों को 5 साल तक कितनी डोज हमें देनी चाहिए, क्या एक ही दफ़ा देंगे तो वो ठीक है या बार बार पिलाने चाहिए हमें कतरे? मैं आपके मुख्तलिफ सवालों के वन बाय वन जवाब देती हूँ। जी जी। एक तो ये कि इसकी डोजेज जो है ना 4 डोजेज हैं। एक 2 महीने पे, फिर 4 महीने पे, फिर 6 महीने पे और फिर 4 से 6 साल की उम्र में चौथी डोज लगती है। ठीक है। इसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि जब बच्चे इस प्रोसेस में, ये बीमारी यूजुअली होती है 5 साल से छोटे बच्चों में जी। जब वो उनकी एक डोज लगी, दूसरी डोज लगी, उस वक्त तक जब तक चारों डोजेस कंप्लीट नहीं होती तब तक बच्चा रिस्क पे होता है कि उसको पोलियो इन्फेक्शन हो जाए। ये पोलियो के कतरे बहुत मौसर तरीन हैं, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं, 100% आबादी को दिए जाएं, जितने बच्चे हैं कोई मिस ना किया जाए। ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देते हैं ताकि पैरालिसिस ना हो सके। हाँ, कुछ लोगों में जब ये आपकी अगर इम्यूनिटी हो गई है, ऐसा बच्चा जिसने सारे कतरे इस्तेमाल किए हैं वो तो खुद तो महफूज हो गया है, लेकिन ये पोलियो जो ओरल पोलियो वैक्सीन के जो कतरे हैं इसके अंदर कमज़ोर शुदा वायरस होता है। कभी ऐसा होता है कि अगर किसी कम्युनिटी में प्रॉपर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या पुअर एडमिनिस्ट्रेशन हो, जब वो इस तरह का वायरस जो है वो पखाना में से रिलीज होके पानी में जाएगा और वहाँ पे काफ़ी अरसे तक सर्कुलेट करेगा, तो वो वायरस जो है कई दफ़ा वो जेनेटिकली अपने आप को चेंज कर लेता है, म्यूटेट हो जाता है और वो फिर उसी तरह बन जाता है जिस तरह ओरिजिनल पोलियो वायरस था जिसने इस मोहलिक बीमारी पैदा की थी। और वो फिर इस तरह की जगहें जो होती हैं वो बन जाती हैं, एक गढ़ बन जाती हैं आउटब्रेक का। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज हम करते हैं कि कोई बच्चा मिस ना हो, सबको प्रॉपर टाइम पे डोजेस मिलें। हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, एक केस भी अगर पॉजिटिव होगा तो वो जो वहाँ से जिसको कहते हैं आग लग सकती है और फिर वो सबको लपेट में ले लेगा। और जिस तरह अब आपको मैंने बताया था कि 2022 में यूएसए में भी एक केस पॉजिटिव हुआ जिसमें एक यंग लड़का था जिसको पैरालिसिस हो गई, फारिज हो गया। और पोलियो उसमें डायग्नोज हुआ जब उसकी जेनेटिक टेस्टिंग की, जब उसकी हमने उन्होंने देखा कि जेनेटिकली कहाँ से आया था तो उसको ट्रेस किया तो पता चला ये केस जेरूसलम से और लंदन से में ये वाली स्ट्रेन्स पैदा पाई जाती हैं। इसका मतलब है कि कम्युनिटी एक्वायर्ड पोलियो था ये। ऑल्दो अमेरिका में सारी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लगती है, उसमें जो वायरस यूज़ होता है जिसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है वो टोटली किल्ड वायरस होता है, उसमें कोई खदशा नहीं होता कि वो म्यूटेट करेगा या बीमारी हो जाएगी। तो इससे जाहिर हुआ कि ऐसा इंसान जो कि पहले वैक्सीनेटेड नहीं था लड़का और उसने कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम किया जिसमें एक ऐसी स्ट्रेन आई थी जो लंदन से या जेरूसलम से आई थी और उसको ये पॉजिटिव हो गया पोलियो। और इसमें एक मैं समझती हूँ कि जो ग्लोबली एक चेंज आई है वो गैप आ गया, जैसा कोविड रिस्ट्रिक्शंस थी, कोरोना आया हुआ था 2-3 साल में, उस तरीके से मैस स्केल पे ये कैंपेन नहीं की और उसकी वजह से भी अभी भी ये मैसिव जो है ना लेवल पर हमें कैंपेन करने की और लोगों में अवेयरनेस खासतौर पर पोलियो में फैलाने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर फौजिया, निपा वायरस के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी बिकॉज रेड हाई अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में कहा जा रहा है कि ये वायरस जो है इसका फैलने का जो है ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो ये है क्या निपा वायरस, और इसमें शरह अमवात भी 74% बताई जा रही है?
हाँ जी मुनीबा, ये भी निपा वायरस भी एक आरएनए वायरस है, जिस तरह अच्छा। हमने आपको बताया था कोरोना वायरस है। ये जो आरएनए वायरसेस होते हैं बहुत अनस्टेबल वायरसेस होते हैं, और ये एक नई किस्म की उभरती हुई बीमारी है जो कि पहली दफ़ा मलेशिया में 1999 में डायग्नोस हुई थी, मलेशिया में और सिंगापुर में। इसकी भी 3 किस्म की सीरोटाइप्स हैं, और जहाँ जहाँ ये शुरू हुई, डायग्नोस हुई, उसी हिसाब से इनका नाम रखा गया कि एक मलेशिया से आई, एक जो इंडिया से आई, बांग्लादेश से आई। तो उनका उसी के जहाँ जहाँ से ये शुरू हुआ उसके ऊपर इनका नाम रखा गया। ये भी जो है जनूबी मशरकी एशिया में ज़्यादा ये केसेस हैं, और ये ज़्यादातर फैलते हैं जो फ्रूट बैट्स होती हैं, जो चमगादड़ें जो कि फ्रूट्स खाती हैं, और पिग्स में ये कुदरती तौर पे वायरस होता है। अच्छा। उनमें तो ये कुदरती तौर पे पाया जाता है, लेकिन जब वो बीमार होते हैं तो इंतहाई मोहलिक और ये भी छूती बीमारी है जो कि बहुत जल्दी फैलती है, और जब बीमारी पैदा करती है तो उसकी शिद्दत इतनी होती है कि या तो बिल्कुल वायरस इंसान का जो है आपका इम्यून सिस्टम अगर बहुत अच्छा है तो हो सकता है वायरस आया और निकल जाए, आपकी बॉडी ने फाइट कर लिया। लेकिन ये भी जो है कंज्यूम करने से, ऐसे फ्रूट या इस तरह के फ्रूट जूसेस जिसके जो कि ऐसी चमगादड़ों ने खाए हों, आप देखा होगा कि पाकिस्तान में पहले तो इतने खजूर अच्छा, के दरख्त दूसरा नहीं इस हवाले से कहा जा रहा है कि अगर इसका बर वक्त इस वायरस का इलाज नहीं किया जाएगा डॉक्टर फौजिया, तो जो मरीज़ है वो 3 से 4 दिन में वो कोमा में भी जा सकता है, और इस वायरस से जिस तरह मैंने बताया है कि रेशो वो 74% है, तो ये भी चांसेस हैं कि 3 से 4 दिनों में अगर इसका नहीं अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया मरीज़ को, तो वो बिल्कुल। कोमा में चला जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ आम आवाम की अवेयरनेस के लिए कि अगर ये खुदा न ख़ास्ता ये वायरस अभी क्योंकि पाकिस्तान में नहीं आया, जी और हमारे इंडिया के वो बॉर्डर्स जो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ-साथ हैं, जी जी। वहाँ पे केसेस काफ़ी डायग्नोज हुए हैं और बड़ी शिद्दत से, और वहाँ पे कुछ अमवात भी हुई हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 74% इसमें जो है मोर्टेलिटी का खदशा होता है। इसमें बुखार चढ़ना, शदीद सर दर्द होना, गर्दन पट्टों में अकड़न हो जाना, आप क्योंकि इसमें दिमाग की सोजिश हो जाती है जिसको एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। ये उसकी जो पहला केस हुआ जो था 1999 में, वो हुआ ये था कि एक ऐसी वबा फैली थी जिसमें जिन जिन लोगों को हुआ उनके दिमाग में सोजिश हुई और उनके फेफड़ों की बीमारी हुई, और विदिन 24 to 48 आवर्स डेथ हो गई। तो इसके इसमें फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स यही ले सकते हैं कि घर में जो हमारे फ्रूट्स हैं तो उनको ध्यान से देखभाल के खाएं फिर हम लोग। बिल्कुल, आपने देखा है कि अब तो पाकिस्तान में भी काफ़ी जगहों पे खजूर के दरख्त लगे होते हैं। हाँ जी। वो जो खजूरें लटक रही होती हैं, लोग अक्सर उतारते हैं, उतार के मुंह में डाल लेते हैं। कई दफ़ा फ्रूट नीचे गिरा होता है, उठाते हैं और उठा के खा लेते हैं बगैर धोए। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सिर्फ चमगादड़ के जूठे फ्रूट से नहीं, बल्कि अगर उनके ऊपर उसका कोई किसी किस्म की सिक्रीशन भी बैट्स की, जो इन्फेक्टेड बैट है, अच्छा। उसकी ड्रॉपिंग्स गिर गई हैं ऐसे फ्रूट में जो कि कंटेमिनेटेड है, और वो इंसान इस्तेमाल कर लेता है या कोई जानवर इस्तेमाल कर लेता है, तो ये इट्स वन ऑफ दोज डिजीजेस जिसको जूनोटिक डिजीजेस कहते हैं, जो जानवरों से इंसानों में, फिर इंसानों से इंसानों में, और इन्फेक्टेड फ्रूट से इंसानों में मुंतकिल होती है। और इसमें जो है कई दफ़ा एज सिंपल एज जैसे आपको कोई नज़ला ज़ुकाम हुआ है ऐसे शुरू होगा, इन्फ्लुएंजा जैसी सिम्टम्स होती हैं, लेकिन देखते ही देखते वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है और इंसान और बताया जा रहा है कि इस खतरनाक वायरस की कोई वैक्सीन भी नहीं है। वाकई ऐसा है? हकीकत है? बिल्कुल ये हकीकत है, क्योंकि नया वायरस है और आरएनए वायरस है, इसके ऊपर स्टडी भी नहीं हुई और अनस्टेबल है, इसकी बिल्कुल किसी किस्म का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एहतियात बहुत ज़रूरी है। और खुदा न खास्ता अगर कोई पता चले कि आप किसी ऐसे इलाके से ट्रैवल करके आए हैं, हिस्ट्री है आपकी कि जहाँ पे निपा वायरस पाया गया है, या तो इसकी स्क्रीनिंग किस तरह की जा सकती है? अगर कहीं से बाहर से इंटरनेशनली पाकिस्तान आ रहे हैं लोग, तो इसकी स्क्रीनिंग में क्या क्या करना चाहिए? मतलब गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए?
بالکل گورنمنٹ نے دیکھیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے تو ایک وارننگ دے دی ہے، سرکولر سب کو دے دیا ہے، ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ نے بھی اکارڈنگلی اپنے سرکولر نکال دیے ہیں، سارے محکمہ صحت نے نکال دیے ہیں کہ آپ سب ریڈ الرٹ کر دیا کہ کسی قسم کی کسی میں اس طرح کی سمٹمز آئیں تو آپ فوراً اس طرح کی ان کو آئسولیشن میں رکھ لیں، اور ان کے ہر دوسرے دن پی سی آر ٹیسٹنگ ہونی چاہیے، ان کے سیمپلز لینے چاہیے، جس طرح آپ نے کووڈ میں ہم گلے سے اور ناک سے سیمپل لیتے تھے وہ سیمپل لیں، اس میں پیشاب کا سیمپل لیا جا سکتا ہے، خون کا سیمپل لیا جا سکتا ہے، اسی طرح سی ایس ایف جو اگر دماغ کی سوزش ہے تو حرام مغز سے جو پانی نکلتا ہے پیچھے ریڑھ کی ہڈی سے سیمپل لیا جاتا ہے، اس میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور یہ فیسلٹی ہماری پاکستان میں لاہور میں بالکل موجود ہے، اور بالکل اس طرح کی کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا کیس آتا ہے تو اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے۔ مطلب یہ بہت ہی خطرناک وائرس ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے جناب پریکاشنری میجرز لینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کے حوالے سے خیال رکھنے کی۔ بالکل، جیسا کیرالہ انڈیا میں جی 2018 میں ٹوٹل 36 کیسز تھے جن میں سے 18 کی وفات ہو گئی تھی۔ میں آپ کو صرف اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کہ اس میں احتیاط بہت ضروری ہے، کسی قسم کا فروٹ کھائیں تو اس کو اچھی طرح سے دھو کر کھائیں، اپنے آج کل اس کے علاوہ اور بھی وائرسز پھیلے ہوئے ہیں تو جو ہے صفائی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آپ اپنے ہاتھ دھو کے کھائیں، اپنا باہر سے آتے ہیں تو آتے ہی اپنا جو ہے بالکل ایسے ہی ہے، احتیاط کریں جتنی ہو سکتا ہے جناب، احتیاط کریں، کیونکہ یہ وائرل بہت زیادہ وائرسز جو ہیں اس وقت ہمارے آس پاس ہیں، کیونکہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے، دوسرا نپا وائرس کے حوالے سے جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ خطرناک وائرس ہے، ویکسین اس کی نہیں ہے، اور جس شخص کو بھی یہ وائرس ہو جاتا ہے 2 سے 3 دن میں کوما میں چلا جاتا ہے اگر اچھے طریقے سے اس کا بر وقت علاج نہیں کیا گیا، اور شرح اموات اس کی 74% ہے، تو احتیاط برتیں، احتیاط بہت اچھی ہے۔ اور دوسرا پولیو کے حوالے سے جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ جناب خاص طور پر والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جناب سستی نہ دکھائیں، خاص طور پر پولیو کے حوالے سے جب بھی ٹیم آپ کے گھر آتی ہے پولیو کے قطرے پلانے، اپنے بچوں کو لازمی قطرے پلائیں، وہ 3ری دفعہ آ رہی ہے، 4تھی دفعہ آ رہی ہے یا پھر 5ویں دفعہ آ رہی ہے، آپ نے وہ لازمی قطرے پلانے ہی ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر فوزیہ اشرف ہمارے ساتھ وائرولوجسٹ موجود تھی، اس حوالے سے ہم نے بات کی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔